गुड इवनिंग बच्चों। तो सभी लोग आ चुके हैं और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आने के लिए। तो आज जो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का है और जो क्लास 10th का चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमको क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ये आपको सबसे पहले पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, अब ज़्यादा अच्छा शायद दिखाई पड़ रहा हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है मैं आपको ये बता दूं। तो इलेक्ट्रिसिटी में जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या जनरेट होता है, करंट आता है, करंट जनरेट होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में हमको देखना होता है, मतलब सबसे पहले क्या चीज हमको देखनी होगी, तो सबसे पहले चार्जेस देखने होंगे। पिछला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें चार्जेस के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बताए थे। तो वो सब चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं। जब कोई भी एलिमेंट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब कैसा चार्ज आएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, पहले इन पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट को नापते कैसे हैं, कितने टाइप के करंट होते हैं। जब करंट पढ़ लेंगे तो उसके बाद पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो चलिए ये तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने लोग आ गए हैं सबसे पहले वो लोग क्या करें कि एक कॉपी किताब लेके, कॉपी तो लेके बैठ ही जाए, कॉपी और पेन। तो जितना हम बताते रहेंगे उतना वो लोग लिखते रहेंगे। नोट्स अगर आप खुद बनाते रहेंगे अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा होगा, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ से सीख के जा पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट हमको पढ़नी होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको बोलते हैं चार्ज। तो सबसे छोटी जो इकाई है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज पढ़ेंगे। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो मैटर की जो फंडामेंटल इकाई है, जो फंडामेंटल यूनिट है या फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैटर चैप्टर में हमने आपको बताया था कि हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक सिल्क का क्लॉथ लिया गया था, एक ग्लास की रॉड ली गई थी या इबोनाइट की रॉड ली गई थी और दोनों को क्या किया गया था, रब किया गया था। जब दोनों को रब किया गया था तो क्या देखा गया था, ये देखा गया था कि अब मान लीजिए एक रॉड है, एक और रॉड थी। ठीक है, तो पहले इसको रब किया, फिर दोबारा क्या किया, दोबारा दूसरी रॉड को रब किया। ठीक, दोनों रॉड को किससे रब किया, सिल्क के क्लॉथ से रब किया। फिर जब इन दोनों रॉड्स को पास पास लेके आए, ठीक है, इन दोनों रॉड्स को जब हम पास लेके आए तो क्या देखा, इसमें रिपल्शन हो रहा था। मतलब ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, हम पास लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये कैसे भाग रहे थे, ये दूर भाग रहे थे, तो उसको कहते हैं रिपल्शन। अब हुआ क्या, दूसरा हमने क्या किया कि जब इसी रॉड को इस वाले सिल्क क्लॉथ के पास लेके आए तो क्या देखा, यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ, ये दोनों आपस में चिपकने लग गए। आपने वो चीज करी भी होगी, स्केल हम लोग लेते हैं, स्केल को अपने सर पे रगड़ते हैं, बाल में रगड़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि जब उसको पानी के पास लेके जाते हैं, वाटर के पास लेके जाते हैं, तो वाटर का जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, वो उसमें थोड़ा सा डेविएशन दिखाई पड़ता है। तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो फोर्स ऑफ रिपल्शन। वहां पे भी क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो रहा है। तो यहां से आपको बात पता चल रही है कि इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज डेवलप हो गई है जो क्या क्रिएट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रही है या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट कर रही है। तो वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्रिएट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्या होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और ये करती क्या है, तो ये करती ये है दैट इट क्रिएट्स, क्या करती है, इट क्रिएट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करती है कि नहीं। तो सिंपल सी बात थी, दैट इट क्रिएट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसने क्या किया, इसने रिपल्शन भी हो सकता है क्रिएट किया हो। अभी हम जब प्रॉपर्टीज बताएंगे चार्जेस की तो आपको इसको और थोड़ा सा डीप में लेके जाएंगे।
जब चार्ज की बात करी जाती है तो चार्ज में हमको पता होना चाहिए। देखिए हमने किया क्या, सबसे पहले सिल्क क्लॉथ लिया, उसको एबोनाइट रॉड पे रब किया, क्या देखा, हो सकता है एबोनाइट रॉड पे कोई चार्ज चला गया हो, तो उसका अपोजिट चार्ज किस पे चला गया होगा, सिल्क क्लॉथ पे चला गया होगा। वो आप एक बार देख जरूर लीजिएगा कि किसमें क्या जाता है। वैसे वो चीज पूछी नहीं जाती है, लेकिन पता होना चाहिए। अब होता क्या है, आप ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एटम है, ठीक। अब इस एटम में हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस सेंटर पे होगा, सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होंगी, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन्स किधर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जो शेल्स होती हैं उसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। बाहर जो शेल्स होती हैं उसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया, ठीक। हुआ क्या, मान लीजिए इसको हीट किया हमने, नीचे से इस एटम को क्या किया, कुछ हीट प्रोवाइड करी। जब हीट प्रोवाइड करी तो होगा क्या कि ये जो एटम, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल जाएगा। तो देखिए अभी प्रोटॉन्स कितने थे, पहले जब ये स्टेबल था, जब ये न्यूट्रल था, तो इसके पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। मान लेते हैं प्रोटॉन है 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 2। तो पहले इसका चार्ज क्या था, पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, इट वाज न्यूट्रल। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हमने, बाहर निकाल दिया। अब देखिए क्या हुआ, फाइनल स्टेट में जब आप देखेंगे तो प्रोटॉन कितने रह गए, प्रोटॉन रह गए 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, देखिए 2 तो इलेक्ट्रॉन पहले थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन बचा 1। 2 प्रोटॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कैसा हुआ, प्लस में 2 है, माइनस में क्या है, 1 है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज जो इस पे आया उसको क्या कहते हैं, वो हो जाएगा +1, मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज इस पे बचा। तो मतलब ये हुआ, किसी भी एलिमेंट से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसी भी एलिमेंट से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको धीमे धीमे बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा धीमे बताया करिए, आप बताते इतना तेज है कि हम कुछ लिख नहीं पाते, कुछ नोट नहीं कर पाते और बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो आज मैं अब आगे से जितने भी वीडियोज आएंगे मैं थोड़ा धीमे ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि और भी कोई परेशानियां हैं, कोई और भी दिक्कतें हैं जिसमें आपको और अच्छा हो सकता है ये लेक्चर, तो आप वो भी बताया करिए, मैं उसको भी देखूंगा। तो हम लोग ने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो चार्ज डेवलप हुआ उस पे वो कैसा चार्ज आया, +1 का आया। इसीलिए जब आप सोडियम देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक। हम जब कोई क्वेश्चन पूछेंगे तब आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11 हो गया। जब इसके सेंटर पे देखेंगे सोडियम एटम के, तो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। बाहर जब देखेंगे तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 क्या 8 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बची तीसरी शेल। अब देखिए कितने भर चुके हैं, पहले देखना है, 2 8 10, तो 1 बचा। देखिए 10 में से 11 में से 10 भर चुके, तो 1 बचा, 1 मान लीजिए हमने यहां डाल दिया, ठीक। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन्स थे। होगा क्या, हम जैसे ही इस सोडियम को थोड़ा सा गर्म करेंगे, जो थोड़ा सा इस सोडियम को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो होगा क्या, सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो देखिए होगा क्या, अभी इसमें प्रोटॉन्स कितने थे, प्रोटॉन्स कितने थे, इस पे 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11 थे। तो इनिशियल कंडीशन में ये क्या था, सोडियम न्यूट्रल था, सोडियम एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा हीट किया, तो हीट करने पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन किधर निकल गया, बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन देखिए कितने बचे, इलेक्ट्रॉन बचे 10। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन क्या प्रोटॉन में कोई चेंजेस हुआ, प्रोटॉन थोड़ी ना हम निकाल सकते हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है। तो प्रोटॉन कितने बचे, प्रोटॉन बचे 11 प्रोटॉन्स बचे। तो अगर टोटल चार्जेस देखा जाए, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दैट सोडियम आयन। अब ये सोडियम एटम नहीं बचा रह गया, अब ये सोडियम इसमें चेंज हो जाएगा, सोडियम आयन में चेंज हो जाएगा, मतलब इस पे एक चार्ज आ जाएगा। याद रखिए एटम और आयन में यही अंतर होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। ये किसने बताया था, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये किसने बताया, दैट एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं आयन की, तो आयन के पास या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो निगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है, टर्म है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, सिर्फ एक टर्म है, ठीक। तो देखिए इसके पास अगर देखा जाए टोटल चार्ज कितना बचा,
तो टोटल चार्ज हो जाएगा टोटल दिस माइनस टोटल दिस, कितना हुआ +1 का चार्ज बचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो +11 - 10 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो जो सोडियम पे चार्ज आया, अब जो सोडियम आयन बना वो क्या बना, Na+ बना। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई एलिमेंट, वेन एवर एन एलिमेंट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, इट अटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज। उस पे कैसा चार्ज आएगा, उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपोजिट होता तो भी सही होता। अपोजिट का मतलब समझिए क्या है, जैसे मान लेते हैं क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन। अच्छा, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन में हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अच्छा, इतनी बात अगर आप लोग को समझ में आ रही है तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि यस सर जरूर लिख दीजिए, जिससे हमको पता चले कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप नो सर लिखिए कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब ऊपर से ही जा रहा है। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल चीज बता रहे हैं, कुछ अभी तक कठिन नहीं स्टार्ट हुआ है, कठिन है भी नहीं, फिजिक्स बहुत आसान होती है, कुछ कठिन नहीं होता। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन पे आते हैं, CHLORINE, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जब आप देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। अब 17 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या करते हैं वो चीज देखिए। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो केमिस्ट्री की चीज है, आप ये यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें चार्जेस हैं, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसी बॉडी में चार्ज आया कैसे, तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, चाहे वो बॉडी निगेटिव चार्ज हो या तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो। तो अभी आपने देखा जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे आता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा चार्ज आएगा बॉडी पे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन होगा, यहाँ न्यूट्रॉन होगा। इसमें 17 होते हैं तो 2,8,7 बनेगा, 2,8,7 बनेगा। यहाँ पे 8 होंगे, 4, 5, 6, 7 और 8। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसके पास दो तरीके हैं स्टेबल होने के। देखिए दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी एलिमेंट है, वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। जैसे आपने देखा था सोडियम अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा था, तो सोडियम अपने आप को स्टेबल कैसे कर रहा था, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन था। तो उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के लिए करना क्या पड़ता है, तो स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब इसको भी अपने आप को स्टेबल करना है। देखिए ये अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा, दो तरीके हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे। देखिए या तो कहीं बाहर से ये एक इलेक्ट्रॉन को ले आए, ठीक है, या तो ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ले आए, या तो ये क्या कर दे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अब क्या चीज आसान है, एक को लाना आसान है कि 7 को निकालना आसान है। ठीक है, तो क्या चीज आसान है, तो वो आसान क्या है, इसमें एक को लाना। मतलब यहां पे क्या होगा, इस केस में होगा गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये हुआ कि इस केस में जब आप देखेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। मतलब क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, आप देखते हैं। तो देखिए अभी इस केस में देखा जाए तो प्रोटॉन कितने थे, 17, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17। लेकिन अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया बाहर से। बाहर से कहां से गेन कर लिया, बात भी आती है। तो जो मान लीजिए सोडियम ने जो आयन लूज किया था, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था, वो किसने गेन कर लिया, वो गेन कर लिया क्लोरीन ने। तभी तो NaCl बना। NaCl कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला तो किसने उसको पकड़ लिया, क्लोरीन ने उसको पकड़ लिया। तो उसी से बना क्या, NaCl। NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। इसी के लिए क्या हुई थी, इसी के लिए डांडी मार्च हुई थी। ठीक है, NaCl बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। NaCl का काम क्या होता है, NaCl का काम होता है, हम लोग नमक डालते हैं, आयोडाइज सॉल्ट आपने नाम सुना होगा।
तो NaCl का जब आप काम देखेंगे तो NaCl का काम ये होता है कि ये बीपी कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए क्या है कि आपका बीपी कम हो गया है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, और उसको नापते किससे हैं ब्लड प्रेशर को, तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। दो तरीके के अगर देखे जाएंगे तो उसमें एक सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक, और एक होता है डायस्टोलिक। एक लो बीपी होता है और एक हाई बीपी होता है। तो NaCl क्या करता है, NaCl जब किसी भी इंसान का बीपी बहुत कम हो जाता है तो उसी को बढ़ाने के लिए हम लोग NaCl का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, पानी और नमक का घोल देते हैं जिससे उसका बीपी बढ़ जाए। और इसी का अपोजिट, जब हाई बीपी हो जाता है तो हाई बीपी में क्या करते हैं, शुगर का और वाटर का सॉल्यूशन देते हैं, तो उसका बीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आएंगे, अच्छा एक चीज और आप लोग ने शायद सुनी हो कि हम लोग जो टेस्ट करते हैं, जो उसको कहते हैं, जब हम लोग किसी का सच, जब वो पुलिस वाले क्या करते हैं, किसी से सच उगलवाते हैं तो उसमें एक इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो इंजेक्शन से क्या होता है, इंजेक्शन में कुछ ऐसी चीज होती है जो उसका बीपी बढ़ा देता है। और आपने देखा होगा जब किसी का बीपी बढ़ जाता है तो वो हमेशा क्या बोलता है, हमेशा वो सच बोलता है। ठीक है, तो बीपी बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन यूज होता है उसमें भी कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है, कोई ना कोई उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वो आप देखिएगा कि उसमें क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हमने देखा कि क्लोरीन जो था, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 18। प्रोटॉन कितने रहे, प्रोटॉन अभी भी रहे 17। अब जब आप देखेंगे क्लोरीन पे चार्ज कैसा आया, तो क्लोरीन पे चार्ज आया -18 प्लस 17। तो चार्ज क्या आ गया, चार्ज आया -1। इसीलिए क्या लिखते हैं हम, Cl जब भी लिखते हैं तो Cl क्या लिखते हैं, Cl पे लिखते हैं -1 चार्ज। मतलब क्लोरीन आयन जो होगा उस पे कितने चार्जेस होंगे, उस पे नेगेटिव का 1 चार्ज होगा। तो आपको ये पता चला कि कोई भी चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे जनरेट हो रहा है, तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो तरीके से वी कैन चार्ज एनी बॉडी, आइदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। क्या बात आती है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो उससे पहले आप लोग एक काम करिए कि जल्दी से चार्ज की यूनिट बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो चार्ज की यूनिट जल्दी से बताइए, जल्दी से लिखिए चार्ज की यूनिट क्या होती है, तब तक मैं भी लिख देता हूं इसको। तो यूनिट ऑफ चार्ज जब की बात करी जाएगी तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है। तो आधे से ज्यादा बच्चे लिख भी चुके हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है। ये सबको पता होगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये तो आपने देखा कि चार्ज होता क्या है। अब बात करेंगे हम लोग व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चार्ज, जैसे मास जो होता है, मास क्या कहते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, या इट कैन ओनली बी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जी पे जब आते हैं तो एनर्जी बोलते हैं इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे थोड़ा आपको देखना है कि प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी वो कुछ इसी तरीके की बात कहती है। वो क्या कहती है, पहले आप सुनिए। तो देखिए, ये कहती है कि कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट है, ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं कि उस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बॉडी पे अगर बात करी जाए तो इस बॉडी पे मान लीजिए 20 कूलम का चार्ज है। क्या चार्ज है इस पे, 20 कूलम का। और ये मान लेते हैं अनचार्ज बॉडी है, दिस इज अनचार्ज बॉडी। हमने क्या कर दिया, दोनों को टच करा दिया। जब दोनों को टच कराएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है, इस पे चार्ज 0 है, तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लग जाएगा। किसमें, इस वाली बॉडी में। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों पे, मान लीजिए दोनों सिमेट्रिक बॉडी है, तो कब तक ट्रांसफर होगा दोनों पे चार्ज, तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों पे चार्ज बराबर नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहली चीज यही आती है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वन फॉर्म टू अनदर नहीं, वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर कैसे ट्रांसफर करेंगे, वन बॉडी टू अदर बॉडी। ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्ज था 40 कूलम का।
ये हमारे पास दूसरी बॉडी थी इसी की तरीके की, और इस पे चार्ज था 20 कूलम का। ठीक, किया क्या, दोनों को हमने टच करा दिया। जब दोनों टच हो जाएंगे तो क्या होगा, दोनों बॉडी पे बराबर का चार्ज आ जाएगा। और कितना कितना चार्ज आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना कितना चार्ज आ जाएगा, दोनों का एवरेज आ जाएगा। तो 40 + 20 अपॉन 2, मतलब कितना चार्ज आ जाएगा, 30 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो ये तो हुई पहली प्रॉपर्टी, दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी अभी हमने बताई थी कि दो सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो अपोजिट चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिए कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता चली कि जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, आप इन दोनों को पास लाने की कोशिश करेंगे तो क्या पास आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अच्छा, उससे पहले आप समझ ही लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। चार्ज से पहले, इस प्रॉपर्टी से पहले मैं बता देता हूं क्या चीज होती है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने जब चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ा था तो ग्रेविटेशन में आपने देखा था एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती थी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करती थी, ग्रेविटेशनल हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती थी। ठीक है, जिससे हम लोग क्या फील करते थे, जिससे हम लोग का एक नई फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट होती थी जिसको हम लोग वेट बोलते थे। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो चार्ज जब आता है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इस मैग्नेट वाले चैप्टर में आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि जहां आप बैठे हैं, ठीक, आपके बगल में आपके पापा बैठे हैं, ठीक, आपके पापा ने आपको बुलाया, आपने सुन लिया, है कि नहीं। लेकिन आपके पापा ने आपकी मम्मी को बुलाया और मम्मी थी बाहर, क्या वो सुन पाएंगी, शायद वो ना सुन पाए। अगर वो सुन लेंगी इसका मतलब वो उसी फील्ड में है, जिस तक आपके पापा की आवाज पहुंच रही है वो उसी फील्ड में है। लेकिन अगर वो उस फील्ड के बाहर चली गई, ठीक है, तो उस चीज को वो फील नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इस चार्ज, ये जो चार्ज है ये अपने अराउंड एक कोई ऐसी फील्ड क्रिएट कर देता है जहां तक इसका इफेक्ट फील किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। जैसे हम अगर अपने हाथ की बात करें तो ये हमारे हाथ की क्या है, फील्ड है। ये हमारे हाथ की क्या है, फील्ड है। वैसे ही इस चार्ज की भी क्या होती है, फील्ड होती है। तो ये देखिए फील्ड है ये, ठीक है। तो इस चार्ज की क्या है, फील्ड है, जहां तक इसका इफेक्ट फील किया जा सकता है। The region around a charge till its effect can be felt. The region around a charge till which its effect could be felt is called what? Is called electric field. अब आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं घुसना, अभी फिलहाल आप ये समझ जाइए कि जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो किधर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। और जब निगेटिव देखते हैं, ये सिर्फ बनाया गया है, और इस पे जब निगेटिव पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो किधर होता है, वो हम लोग मान लेते हैं वो किधर होता है, वो अंदर की ओर होता है। देखिए हुआ क्या, जब आपके पास दो चार्जेस थे, मान लेते हैं दो पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक, तो ये क्या कर रहा होगा, ये भी बाहर की ओर फील्ड भेज रहा होगा, ठीक, ये क्या कर रहा होगा, ये भी बाहर की ओर फील्ड भेज रहा होगा। जब दोनों लोग बाहर की ओर फील्ड भेज रहे हैं तो क्या होगा, ये दोनों फील्ड एक जैसी हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और रिपेल करके किधर भाग जाएंगी, तो ये इधर भागने की कोशिश करेंगी। बिना इंटरसेक्ट किए क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को दूर भागने की कोशिश करती है, मतलब एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो रिपेल चार्ज नहीं करते, रिपेल कौन कर रहा है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, जिसकी वजह से जो लाइक चार्जेस होते हैं इनको लाइक चार्जेस बोलते हैं। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लेकिन जब हम लोग अनलाइक चार्ज की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक, तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो किधर निकल रही होगी, इस तरफ निकल रही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें देखेंगे तो किधर जा रही है, अंदर जा रही है। अब देखिए इसको जाना ही उधर था तो उधर जा भी रही है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो जो अपोजिट चार्जेस हैं, इसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये आपने चुंबक में देखा होगा, मैग्नेट में देखा होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, पास लाते हैं तो पास नहीं आता, दूर भागता है, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, दोनों पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये
चिपक जाएगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे भी है दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दूसरी हमने प्रॉपर्टी आपको बताई दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। कैसे चार्जेस होते हैं, तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है ये याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, याद होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है, ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस। तो हम पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली, तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस कैसे होते हैं, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब होता है कि इनका हम लोग एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज के पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। याद रखिए कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है उसको हम लोग सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि टाइम 2 सेकेंड्स, किसी बॉडी ने टाइम लिया यहां से वहां तक जाने का 2 सेकेंड्स और वहां से यहां तक आने का 2 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम कितना रहा, तो आप कह देंगे 2 + 2। चाहे वो डायरेक्शन किधर भी हो, चाहे उस डायरेक्शन में गया चाहे इस डायरेक्शन में टाइम आया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग टाइम को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपसे कहा जाए इस बॉडी पे एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो दोनों 10-10 न्यूटन के हैं, मान लीजिए दोनों फोर्स लगा रहे हैं और 10-10 न्यूटन के लगा रहे हैं, तो फोर्स नेट कितना लग रहा है इस बॉडी पे, तो क्या फोर्स नेट 20 हो जाएगा। तो जबकि होना तो 20 चाहिए कि 10 भी इधर से लगा 10 भी इधर से लगा, लेकिन 20 नहीं होता, कितना होता है, फोर्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है तो 10 न्यूटन इधर से लगा और 10 न्यूटन फोर्स इधर से लगा, तो 10 और 10 कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। क्या सीधे सीधे इसको जोड़ सकते थे, नहीं जोड़ सकते थे। क्यों, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वही क्वांटिटी है जिसमें हम लोग स्केलर सम नहीं कर सकते, उसके लिए वेक्टर सम होता है। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वेक्टर सम। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको वेक्टर सम बताया जाएगा, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं वेक्टर सम तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं वेक्टर सम की भी एक वीडियो ले आऊंगा, थोड़ा सा उसको भी आपको बता दूंगा कि कभी भी वेक्टर सम करना होता है तो किस तरीके से वेक्टर सम किया जाता है। उसके लिए थोड़ा सा हमको एक फॉर्मूला भी याद करना पड़ता है, उसका बाकायदा डेरिवेशन भी होता है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो पढ़ा दिया जाएगा, कोई वैसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। ठीक, लेकिन चार्जेस कैसी क्वांटिटी है, चार्जेस है स्केलर क्वांटिटी। अब क्योंकि चार्जेस स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए समझिए क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे +5 कूलम का चार्ज था, यहाँ पे +10 कूलम का चार्ज था, यहाँ -8 कूलम का चार्ज था और यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज था। ठीक, आपको बताना है कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है। तो आप कहेंगे कि भैया टोटल चार्ज के लिए ऐसा करते हैं कि सबको डायरेक्टली जोड़ देते हैं, स्केलर एडिशन कर देते हैं, या सिंपल हम लोग एडिशन कर देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, तो टोटल चार्ज याद रखिए, चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल q यूज करते हैं। तो जो टोटल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 5 कूलम प्लस 10 कूलम -8 कूलम -2 कूलम। तो ये और ये काट देगा इसको, तो आंसर क्या बचेगा, 5 कूलम। इसी को बोलते हैं दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। एडिटिव का मतलब ये होता है कि हम लोग उसका स्केलर एडिशन कर सकते हैं। तो इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वांटाइजेशन बहुत जरूरी चीज है, आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये बता देते हैं आपको। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, और इस बॉडी पे मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे हमको चार्ज पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, हमने एटम्स वाली वीडियो बनाई है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी में मिलने वाली है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। जो हमने पिछला चैप्टर बनाया है उसको मैं भी लास्ट में प्लेलिस्ट में भी लगा दूंगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जब चार्ज देखते हैं वो क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19
कूलम। और यही चार्ज किस पे होता है, ये माइनस है तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होगा, प्लस होता तो ये प्रोटॉन पे हो जाता है कि नहीं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10, यही तो होगा। इसका मतलब ये हुआ क्वांटाइजेशन क्या कहता है, क्वांटाइजेशन कहता है द टोटल चार्ज। अब अगर पूछा जाए व्हाट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस बॉडी, तो आप कहेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 10, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसीलिए हम लोग बोलते हैं द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल। अब ये n क्या है, अब ये n आपको समझना है, ये इंटीग्रल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो वैल्यू होती है जो कभी डेसिमल में नहीं हो सकती। तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी चार्ज में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो कभी कभी प्रोटॉन एक्सेस में होगा, ठीक है। तो द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, जो टोटल चार्ज इस बॉडी पे प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, अब जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही एक प्रोटॉन पे भी चार्ज होगा, है कि नहीं। तो देखिए जो टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है मल्टीप्लाइड बाय जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम में या किसी भी बॉडी में, दैट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज present on a body, present on a body is integral multiple of charge on one electron, charge on one electron। तो आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, क्या फॉर्मूला मिल गया, Q इज इक्वल टू NE, ये प्लस माइनस NE भी इसको लिख सकते हैं या इसको NE भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। फिर से बता देता हूं, Q क्या हो गया, Q हो गया टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो क्या है, वो स्मॉल q है। n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसको बहुत आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। और E क्या है, E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब आप एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। क्या क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन मिलता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम ऑफ चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। तो जिसको आंसर पता हो तुरंत आंसर लिखे, देखते हैं किस कौन बता सकता है, जिसने पहले से पढ़ा होगा इस चैप्टर को वो जरूर बता देगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम ऑफ चार्ज, जल्दी लिखिए इसको। चलिए ठीक, शायद इतना लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, एनसीईआरटी का पूछ रहा था मैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम ऑफ चार्ज। तो पहले इसको मिटा देते हैं। अगर अच्छा सबको लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दिया करिए, उससे हमको पता चल जाता है कि कितने बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, कितने बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत गलत तरीके से कमेंट्स भी करते हैं, बाद में उससे डिलीट भी करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, हर जगह ऐसी गंदी मछलियां मिल जाती हैं, तो अच्छा यही है कि उन गंदी मछलियों को निकाल दिया जाए और तालाब को फिर से क्या कर दिया जाए, शुद्ध कर दिया जाए। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है लेक्चर, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ध्यान से, तो आप लोग जरूर इस लेक्चर को लाइक करिए, ठीक है। तो कम से कम उनको भी पता चले कि हाँ बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं, तो यहाँ बीच में ना घुसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, ये वो प्रॉपर्टीज हो गई थी। हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे लाइक चार्जेस हो गया था, अनलाइक चार्जेस हो गया था, इसके बाद चार्जेस हो गए थे। तो इसके बाद जो हम लोग बात करने जा रहे थे, अब देखिए यही होता है कि कोई भी अगर बात आती है और कोई दिमाग इधर उधर हो जाता है तो सब बातें क्या होती है, भूल जाती है। चलिए याद आ गया क्या बात कर रहे थे, हाउ मेनी electrons are present in one coulomb of charge,
ठीक है, ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एक कूलम चार्ज में। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि कल जो है, कल इतने ही टाइम पे आप सभी लोग आइएगा, क्लास 9th भी आएगा, क्योंकि क्लास 9th के साथ हमको एक क्विज करनी है चैप्टर मोशन की। वो लोग सोचते हैं कि उनको मोशन बहुत आता है, ठीक है, तो जितने बच्चे 9th के, हमको लगता है कुछ बच्चे बैठे भी होंगे, अगर वो बैठे हैं तो जरूर कहें कि सर कल देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल हालत खराब कर दूंगा क्लास 10th वालों की। तो बिल्कुल क्लास 10th और क्लास 9th में कल एक कंपटीशन रखा जाएगा और देखते हैं कौन जीतता है, कौन अच्छे आंसर्स देता है। और मैं भी आपके साथ बैठ के लाइव चैट करूंगा और देखूंगा कौन अच्छे से अच्छे आंसर्स देता है और मैं उसका नाम भी लूंगा, ठीक है। तो जरूर आइए और जरूर पढ़ाई करिए, बहुत सारा एंजॉयमेंट आपको मिलेगा। एक बच्चे ने कल हमसे पूछा था कि सर थोड़ा सा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता दीजिए क्या होती है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है, देखिए पहले ये होता था, पहले ये माना जाता था कि मास कैन नाइदर बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। लेकिन जब आइंस्टीन आए तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि मास जो है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये बहुत जरूरी चीज है जानना। जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसे ऐसे किया, ठीक है, हम जैसे इसको पीट रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको एक एनर्जी सुनाई पड़ रही है। ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये एनर्जी आ रही है मास से। अब आप कहेंगे सर ये मास से कैसे आई है, तो एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो सुनिए बात को, जब हम इसको ऐसे पीटते हैं तो होता क्या है, इसके कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, प्लस इसके कुछ पार्टिकल्स भी बाहर निकलते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी। तो इसने अपने कुछ पार्टिकल्स को लूज किया और इसने भी क्या किया, कुछ अपने पार्टिकल्स को लूज किया। और किस फॉर्म में लूज किया, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है किसका, यही कॉन्सेप्ट है E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर का। अब जब हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखते हैं तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये C बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये C होता है स्पीड ऑफ लाइट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तभी लग सकती है जब कोई बॉडी किस स्पीड से चले, स्पीड ऑफ लाइट से चले। इसीलिए ये प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में देखते हैं। तो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, लेकिन इस तक थोड़ा बहुत पहुंचा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसको जब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। हम जब सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले को आपको बताएंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो चीज आती हैं, एक आता है टाइम डायलेशन और एक आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भेजा जाए तो क्या होता है, उस बॉडी का जो साइज हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एक होता है टाइम डायलेशन। ये जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं उनको फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग फिजिक्स में एक चीज पढ़ाई जाती है, मैंने भी पढ़ी थी, अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग भी पढ़ेंगे। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ। टाइम डायलेशन क्या होता है कि अगर किसी भी घड़ी को, मान लीजिए कोई क्लॉक है, क्लॉक को अगर स्पीड ऑफ लाइट से फेंका गया तो क्या होगा, उसका टाइम धीरे हो जाएगा। जो अभी टाइम चल रहा था उससे वो धीरे चलने लग जाएगी घड़ी, मतलब उसका टाइम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, टाइम डिले हो जाएगी, घड़ी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे टाइम मशीन काम करती है, जो टाइम मशीन बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसपे स्टीफन हॉकिंस भी काम कर रहे थे। तो ये सब क्या है, दैट इज ऑल टाइम डायलेशन। और इस पे ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं वापस। कुछ बच्चे बोर हो गए होंगे इसमें भी, जो बोर हो गए वो जरूर लिखें कि सर बेकार कॉन्सेप्ट था, और जिनको अच्छा लगा वो जो भी ये भी लिखें कि सर गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो Q की वैल्यू क्या दी हुई है, Q की वैल्यू दी गई है 1 कूलम। Q की वैल्यू क्या दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है 1 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, ठीक। और क्या दिया है क्वेश्चन में, हमको दिया गया है 1 कूलम, और हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हम इसको ना भी ले तो कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल टू NE। आधे बच्चों ने कर भी दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो Q जब देखेंगे तो 1 होगा, n देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n हमको निकालना है तो n को n रख देते हैं, e की जगह क्या रख देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब क्या करना है, इस वाले टर्म को पूरा पूरा नीचे भेज देना है 1 के, तो ये आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 10⁻⁹ को ऊपर भेजेंगे, क्योंकि -19 है, जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो 10⁻⁹/1.6। बहुत आसान। अब क्या करिए, अब ये करिए कि इसको लिख दीजिए 10 इंटू 10⁻18 है कि नहीं,
कि 10 टू पावर 19 है, तो 10 टू पावर 19 को क्या लिख सकते हैं 18 और ये 1, तो 10 टू पावर 19 अपॉन क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे इससे तो आंसर आ जाएगा 6.25। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो n की वैल्यू जो आई वो क्या आ गई, n की वैल्यू आई 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स याद रखिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तो कितना कूलम चार्ज बनेगा बॉडी पे, 1 कूलम चार्ज बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये जो हमने बात करी, ये आज की बात जो है, अभी जो हमने बात करी है पूरी, ये हमारा बेसिक था बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक्स होती है उसकी आज हमने बात करी है। तो इसके बाद हम लोग कूलम पढ़ते हैं, कूलम के लॉ होता है। कूलम का लॉ क्या कहता है वो अभी मैं बता देता हूं, कल इसको डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट इज कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ, व्हाट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो चार्ज का फ्लो की बात करेंगे। जब चार्ज फ्लो करता है, जब करंट, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो कल हम लोग इस पे बात करेंगे। उससे पहले आप कूलम्स लॉ समझ लीजिए क्या होता है। कूलम लॉ कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए दो कोई भी चार्जेस हैं, देयर आर टू चार्जेस, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उनको अगर कुछ डिस्टेंस r से सेपरेट किया गया है, if two charges of magnitude q1 and q2 are separated by a distance r, then there is a force of attraction और force of repulsion acting between these two bodies। इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब आप देखेंगे तो उस फोर्स ऑफ, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। देखिए दो चार्ज थे हमारे पास, पहला था Q1 और दूसरा चार्ज था Q2। दोनों के बीच में सेंटर डिस्टेंस थी, मतलब चार्जेस के बीच की सेंटर डिस्टेंस क्या थी, R थी। तो हमने क्या देखा कि जितना ज्यादा चार्ज पहला होगा Q1 उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, जितना चार्ज ज्यादा दूसरा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। मतलब दे आर डायरेक्टली, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी चार्जेस। आपने ये चीज देखी होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में भी। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी मासेस। किसका मास, दो बॉडीज का मास। लेकिन यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, वहां क्या होता था, वहां मास होता था। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ चार्ज हो जाता है। वहां पे भी था इनवर्स स्क्वायर लॉ और यहाँ पे भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ यही कहता है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। जब दोनों फॉर्मूले को कंबाइन किया गया, ये कूलम्स लॉ, इसी को कूलम्स लॉ कहते हैं। दोनों फॉर्मूले को इसको आप एनसीईआरटी में नहीं पाएंगे, रेफरेंस में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, क्लास 12 की ये चीज है। जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो मिलता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, दोनों फॉर्मूले को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। जैसे वहां करते थे ग्रेविटेशनल वाले में क्या आता था, यह आता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देते थे F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता था, कैपिटल G होता था। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसमें क्या लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं K। क्या लगा देते हैं, K फॉर क्या, K फॉर काइट, K फॉर पतंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं K, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, पतंग से बात याद आई कि जो जो पतंग उड़ाता है वो जरूर लिखे कि सर मैं पतंग उड़ाता हूं। देखते हैं कौन कौन पतंग उड़ाने वाला यहाँ बैठा है। और एक चीज और भैया कि ये आप लोग के जो नाम है वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो अगर हो सके तो आप लोग अपना नाम चेंज कर लीजिए, क्योंकि उसमें आप लोग जो नाम लिखते हैं उससे हम पहचान नहीं पाते कौन बच्चा बैठा है कौन बच्चा नहीं बैठा है। किसी का नाम गेम हैकर है, किसी का नाम गेम टू विन है, किसी का नाम विनर है, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो आधे से ज्यादा तो लगता है यहाँ पबजी खेलने बैठे हुए हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर आप इंप्रूव कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं फिलहाल। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की। अब ये K क्या कहलाता है, K है कांस्टेंट। K क्या कहलाता है, K इज अ कांस्टेंट। इस K को हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं। इस K को क्या लिख सकते हैं वो भी बता देता हूं मैं। इसको शायद आप लोग ने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप बाद में देख लीजिएगा इसको। तो K का जो मतलब होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये मत पूछिएगा कि ये क्या है, इससे कोई मतलब अभी आपको नहीं है, बस K की वैल्यू याद रखिए। K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ होती है।
ठीक है, अभी मैं इस यूनिट बताऊंगा क्या होती है। इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, EPSLON, एप्सिलॉन नॉट है। और इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। जिसको एप्सिलॉन नॉट जानना हो तो वो ये प्रॉपर्टी होती है जिस मीडियम में चार्जेस रखे हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे तो 8.85 × 10⁻11 शायद मिलेगी, उसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं के की यूनिट की, के की यूनिट क्या होती है। तो के की यूनिट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, तो FR² Q1 ये यूनिट किसकी मिल जाएगी, ये यूनिट मिल जाएगी के की। अच्छा, आधे बच्चे तो यही सोचते हैं सर कांस्टेंट है तो यूनिट लेस होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे कैपिटल जी देखते थे, क्या उसकी यूनिट नहीं होती, यूनिट होती है। तो याद रखिए जो भी कांस्टेंट है जरूरी नहीं कि उसकी यूनिट ना होती हो, उसकी यूनिट हो सकती है, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे कांस्टेंट्स देखने हैं जिसकी यूनिट होगी। यहाँ पे भी जो के आया उसकी भी एक यूनिट होती है। यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम, कूलम मल्टीप्लाई होके कूलम स्क्वायर बना देगा। तो के की यूनिट जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जिनको ये बात समझ में आई है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आई है तो 10th क्लास में इसका कोई काम नहीं है। फिलहाल आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर पे हम लोग चार्जेस को थोड़ा और पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, और करंट की बात करेंगे। करंट बताएंगे हम आपको, करंट कितने टाइप्स के होते हैं और करंट असलियत में होता क्या है, और कुछ उसके भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो कल सभी लोग फिर से 4:30 बजे मिलिएगा मोशन की क्विज के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।